नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे थे और इसी क्रम में आज हमारी 16वीं कक्षा है। इस क्लास के अंतर्गत हम आज भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, सुधार आंदोलन जो हुए थे 19वीं सदी के अंतर्गत, उन सभी को जानेंगे। तो इस टॉपिक को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं इंडो जीएस क्लासेस। तो इस टॉपिक को कुछ हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम जानेंगे कि इन सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के आने का कारण क्या था, इनमें कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ अपनाई गई थीं। फिर पढ़ेंगे हम राजा राम मोहन राय के बारे में एवं ब्रह्म समाज के बारे में भी जानेंगे। फिर दयानंद सरस्वती एवं उनके आर्य समाज के बारे में भी जानेंगे। स्वामी विवेकानंद, साथ ही रामकृष्ण मिशन को भी समझेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसको भी जानेंगे। और इसके बाद जो भी प्रार्थना समाज हुआ, यंग बंगाल आंदोलन हुआ, इन सब के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद जो बाकी टॉपिक्स बचेंगे, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, सिख सुधार आंदोलन, जाति सुधार आंदोलन, ये सब हम सेकंड क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि यह टॉपिक एक लंबा टॉपिक है, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इन आंदोलनों के, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में आखिर क्यों आए, क्यों इन्होंने यहाँ पर परिवर्तन किए। तो देखिए, जब भी कोई सुधार होता है तो सुधार किसके लिए होगा, जब कभी कमी होगी। कमी किस में थी? धर्म में थी, समाज में थी। इस प्रकार की कई सारी कुरीतियाँ थीं जो कि हमारे धर्म एवं समाज पर धब्बा लगाती थीं। इसी क्रम में जो ईसाई मिशनरी जो होते थे इंडिया में, वो हमारे धर्म का मजाक उड़ाते थे, पिछड़ा बताते थे कि आपके यहाँ सती प्रथा है, आपके यहाँ पर्दा प्रथा है, बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता है और छुआछूत माना जाता है। इस तरह के तमाम धर्मों का मजाक उड़ाना, हमारे संस्कृति का मजाक उड़ाना, ये सारी चीज़ें चलती थी। तो यह भी एक कारण रहा था कि इन मजाक उड़ाने के कारण, ये जो मजाक उड़ाते थे ईसाई मिशनरीज, इसके जवाब के रूप में यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन हुए थे। दूसरा ये कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो चुकी थी, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा था। अब इनसे हुआ क्या कि जब पहले की बात करें हम, तो पहले मतलब आधुनिक काल से पहले, मतलब जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना नहीं हुई थी, उससे पहले जनरली एक किताब लिखी जाती थी। अब लिखने के लिए कोई प्रिंटिंग प्रेस तो है नहीं, छपाई होती नहीं थी, तो किसी अन्य तक उस किताब का ज्ञान नहीं पहुंच पाता था। लेकिन जब से ये प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हो गई, तब से धर्म एवं संस्कृति की जो विशेषताएँ हैं, मुख्य बातें हैं, वो लोगों तक पहुँचाई जा सकती थी और धीरे धीरे लोगों में जागरूकता भी आने लगी थी। दूसरी बात यह कि यहाँ रेलवे का विकास हुआ, डाक तार, इन सब का विकास हुआ। तो इससे हुआ क्या कि जो दूर दराज के लोग थे वो आपस में जुड़ गए, उनके बीच संवाद हुआ तो बहुत सारे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के क्रम में कई सारी कमियां निकल कर आईं और हमने बहुत जगह समाज में भी देखा। जैसे कोई व्यक्ति मुंबई गया है और क्या नाम है, दिल्ली का व्यक्ति मुंबई नहीं गया, तो दिल्ली वाले व्यक्ति को भी मुंबई के बारे में जानकारियाँ मिलने लगीं। तो इस प्रकार इन सब के कारण यहाँ पर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ होते हैं। इनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थीं कि देखिए, समाज एवं धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ मौजूद थीं, जैसे कि अंधविश्वास, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, ये सारी चीज़ें थीं। तो इन्हीं सब पर इसमें चोट की गई थी और इन्हीं सबको लेकर हमारे धर्म का मजाक उड़ाया करते थे। और इन समाज सुधारकों ने हमें समझाया कि आप इन कुरीतियों से बाहर निकलिए एवं अपने धर्म को अपनाइए, जो हमारा वास्तविक धर्म है। साथ ही इसमें शिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना की गई थी और बाल विवाह, विधवा प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इन सबको ख़त्म करने की बात की गई थी। ठीक है, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया था, नारी शिक्षा पर बल दिया गया था, नारी शिक्षा के लिए कई सारे स्कूल्स खोले गए थे। ये सारी प्रवृत्तियाँ समाज सुधार आंदोलनों में हमें देखने को मिलेगी। आगे हम देखते हैं, हमारे पहले समाज सुधारक हैं इस लिस्ट में, वो हैं राजा राम मोहन राय। इनका जन्म होता है 1774 ईस्वी में। इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे पूर्व एवं पश्चिम की संस्कृतियों के संश्लेषणकर्ता। तो पूर्व एवं पश्चिम की संस्कृतियों के संश्लेषणकर्ता का आशय यह है कि इन्होंने ये कहा था कि आप पश्चिमीकरण का अनुभव मत कीजिए, मतलब पश्चिमीकरण में मत पड़िए, आप आधुनिकतावादी बनिए। आधुनिकतावादी का आशय ये नहीं कि सारी चीज़ें आपने अंग्रेज़ों की अपना ली, उनका रहन सहन, खान पीन, सारा कुछ नहीं। उनसे सिर्फ वही चीज़ें लीजिए जो आपके लिए ठीक है, जैसे कि अच्छी शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञान, अंग्रेजी शिक्षा, इस तरह की चीज़ें जो हैं
आप ग्रहण कीजिए और अपने धर्म में बने रहिए। साथ ही इनको नव जागरण के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है इनको, और इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजी भाषा के साथ साथ अपनी मातृभाषा बांग्ला भाषा का भी समर्थन किया। यही नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा के पीछे पड़ गए हों ये, इन्होंने अपनी मातृभाषा का भी समर्थन किया। साथ ही यह एक ईश्वरवाद के समर्थक थे, मतलब इनकी सिर्फ एक ईश्वर में आस्था थी, न कि हजार देवी देवताओं में। 1814 ईस्वी में कोलकाता में आत्मी सभा नामक एक संगठन की ये स्थापना करते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा, मतलब हम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, जाति प्रथा, कर्मकांड, रीति रिवाज तथा जितनी भी सामाजिक बुराइयां थीं उन सब का विरोध किया था। 1828 ईस्वी में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। अब हम ब्रह्म समाज को समझते हैं कि ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, इनके समाज में क्या क्या कार्य होते थे। तो ब्रह्म समाज ये कहता था कि ईश्वर एक है, मतलब ईश्वर की एकता पर बल देते थे कि मतलब ईश्वर, अल्लाह और क्या नाम है, भगवान, ये सब एक ही हैं और निर्गुण एवं निराकार है। इन्होंने कहा था कि ईश्वर निर्गुण एवं निराकार है। साथ ही आत्मा अमर है, मतलब ये आत्मा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। इन्होंने दूसरी बात ये कही कि कोई पुस्तक या व्यक्ति से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसका आशय यह है कि आप किसी धार्मिक पुस्तक पढ़ लीजिए या फिर किसी व्यक्ति, पंडित, मौलवी, पादरी, इन सब के चक्कर में पढ़ने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। और कहा अब मोक्ष कैसे मिलेगा, आचरण की शुद्धता से। ठीक है, आचरण की शुद्धता से और अहिंसा का पालन करने की बात कही जाती थी ब्रह्म समाज के अंतर्गत। ब्रह्म समाज में धार्मिक चर्चा का आयोजन होता। देखिए, ब्रह्म समाज जो संस्था बनाई गई थी उसमें धार्मिक चर्चाएं होती थी और इन चर्चाओं में सभी धर्म के लोग शामिल होते थे तथा सभी धर्म के ग्रंथों का पाठ किया जाता था। इस प्रकार ब्रह्म समाज सर्वधर्म समभाव पर बल देता है। देखिए, सती प्रथा, इन्होंने सती प्रथा का अंत करवाने में काफ़ी अहम योगदान निभाया। साथ ही बाल विवाह का इन्होंने काफ़ी तीव्र विरोध किया एवं विधवा पुनर्विवाह के लिए भी प्रयास किए और छुआछूत, इसके भी ये बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। सती प्रथा के लिए कानून 1829 में जो बनता है वो राजा राम मोहन राय के ही प्रयासों से बनता है। आगे राजा राम मोहन राय के प्रमुख क्या योगदान थे उनको जानते हैं। देखिए, 1829 में सती प्रथा कानून बनता है इनके सहयोग से। इस कानून का विरोध किसने किया, अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो वो व्यक्ति थे राधाकांत देव। राधाकांत देव ने सती प्रथा जो कानून बना था 1829 में, उसका विरोध किया था। राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पर की, कोलकाता में। 1825 में कोलकाता में ही वो एक और कॉलेज खोलते हैं जिसका नाम है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राममोहन के द्वारा की जाती है कलकत्ता में। इन्होंने विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्र भी प्रकाशित किए थे, जैसे संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र था वो बंगला भाषा में प्रकाशित होता था। वहीं मिरात उल अखबार यह फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। ब्रह्म निकल मैगजीन ये अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। तुहफल उल मुवाहिदीन ये इनके समाचार पत्र हैं प्रमुख। कौन कौन से हैं, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, ब्रह्म निकल मैगजीन, तुहफल उल मुवाहिदीन, ये राजा राम मोहन राय के प्रमुख प्रकाशन हैं। ब्रह्म समाज में विभाजन हो जाता है। अब वो विभाजन क्यों होता है, आपने कई किताबों में पढ़ा होगा, तो इसको समझते हैं। दरअसल राजा राम मोहन राय जो होते हैं, अकबर द्वितीय जो मुग़ल सम्राट थे, उनकी पेंशन के मामले में इंग्लैंड चले जाते हैं। जब इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ सम्राट विलियम चतुर्थ से मिलते हैं और इनकी पेंशन के बारे में अपना प्रस्ताव रखते हैं। इसी क्रम में इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी जाती है। इनकी जब अनुपस्थिति होती है, मतलब इंडिया से ये इंग्लैंड चले जाते हैं, तो उसी क्रम में इनकी अनुपस्थिति में रामचंद्र विद्या बगीस ब्रह्म समाज का संचालन करते हैं। लेकिन 1833 में इनकी मृत्यु लंदन में ही हो जाती है, ये इंडिया वापस नहीं आ पाते। इनकी मृत्यु के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया जाता है। अब यहीं से इसमें कलेश स्टार्ट हो जाता है।
ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय के टाइम पर सर्वधर्म संभाव का बात की जाती थी, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन इन दोनों में टकराव होता है। दरअसल टकराव इस बात का था कि देवेंद्रनाथ टैगोर सिर्फ हिंदू धर्म की बात करते थे, केवल और केवल हिंदू धर्म का प्रचार किया जाए और हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनका ही यहाँ पर पाठ किया जाए। जबकि केशव चंद्र सेन कहते थे कि सभी धर्मों का पाठ किया जाना चाहिए और सर्वधर्म संभाव, मतलब सभी धर्मों को समान माना जाना चाहिए, इस तरह की बात केशव चंद्र सेन ने कही थी। तो इसी प्रकार यहाँ पर दो गुट बन जाते हैं। एक बन जाता है आदि ब्रह्म समाज जो देवेंद्रनाथ टैगोर का था, वहीं केशव चंद्र सेन का गुट होता है उसमें भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर भी कई जगह स्थापित हुई, क्योंकि इन्होंने उदारवादी नीति अपनाई और सर्वधर्म संभाव पर बल दिया, तो अन्य राज्यों में भी स्थापित हुई। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर और सुलभ समाचार पत्र, संगत सभा की स्थापना की। ठीक है, इनके दो समाचार पत्र थे, इंडियन मिरर और सुलभ समाचार पत्र। वहीं संगत सभा की भी स्थापना ये करते हैं। इसी क्रम में 1872 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से नेटिव मैरिज एक्ट पारित होता है। नेटिव मैरिज एक्ट, इसके अंतर्गत लड़के की विवाह की आयु 18 वर्ष एवं लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई और ये कानून ब्रह्म समाज में जो व्यक्ति थे उन पर लागू होता था। लेकिन होता क्या है कि केशव चंद्र सेन इस कानून का पालन स्वयं ही नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह भूपेंद्र नारायण के साथ कर दिया, जो कि बिहार में एक जमींदार थे। उनके साथ में अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह कर देते हैं ये। इसी क्रम में यहाँ पर इनका विरोध होने लगता है, क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांतों पर अमल नहीं हो पाए और यहाँ पर एक और शाखा बन जाती है साधारण ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना की थी शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस। इनके नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज नाम से एक अलग संगठन बन जाता है, मतलब दूसरा विभाजन हो जाता है ब्रह्म समाज में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में 1875 ईस्वी में की जाती है। इसका मुख्यालय सन 1877 में लाहौर में बनाया जाता है। दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर की संज्ञा भी दी जाती है। दरअसल जो लूथर किंग थे वो यूरोप में एक समाज सुधारक थे। इसी क्रम में दयानंद सरस्वती को भारत में हिंदू लूथर की संज्ञा दी जाती है। आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? इन्होंने कहा कि वेद समस्त ज्ञान के स्रोत है, मतलब समस्त ज्ञान का स्रोत वेद हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है एवं निराकार है। सबसे बड़ा कर्म इन्होंने परोपकार को बताया और साथ ही अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति भी करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। कर्म एवं पुनर्जन्म तथा आत्मा के सिद्धांत में इनका विश्वास। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, साथ ही इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार पर भी काफ़ी बल दिया था। सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं की पुस्तक है, दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती के क्या प्रमुख योगदान थे? यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया एवं स्वदेशी पर बल दिया। ठीक है, पहले व्यक्ति थे। अगर प्रश्न में ये पूछा जाता है कि कौन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज पर बल दिया, तो वो थे दयानंद सरस्वती। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। अब शुद्धि आंदोलन क्या था कि जो व्यक्ति किसी अन्य धर्म में चले गए हैं, चाहे ज़बरदस्ती या अपनी मर्जी से, वो अगर हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हैं तो वापस आ सकते हैं, जिसके लिए उन्हें शुद्धिकरण कराना होगा। साथ ही कर्मकांड एवं पुरोहितों की इन्होंने आलोचना की। ठीक है, केशव चंद्र सेन की सलाह पर संस्कृत की बजाय इन्होंने हिंदी में अपने विचार व्यक्त किए। मतलब ये पहले अपने विचार संस्कृत में व्यक्त करते थे, लेकिन केशव चंद्र सेन ने कहा कि अगर आप हिंदी में इन विचारों को दें तो इनका प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि हिंदी भाषी लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। 1886 में लाहौर में इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। आगे हमारे समाज सुधारक हैं स्वामी विवेकानंद। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जुलाई 1864 को कोलकाता में होता है। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता व इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद जी काफ़ी प्रभावित थे।
अपने गुरु की मृत्यु के पश्चात इन्होंने 1887 में संन्यास ग्रहण कर लिया। साथ ही खेतड़ी के राजा थे, राजस्थान में खेतड़ी जगह पर पड़ती है, वहाँ के राजा ने इनको विवेकानंद नाम दिया। विवेकानंद 1893 में शिकागो, जो कि अमेरिका में पड़ता है, वहाँ सर्वधर्म सम्मेलन, मतलब सभी धर्मों का सम्मेलन होता है, उसमें भाग लेने जाते हैं और उन्होंने हिंदू धर्म पर वहाँ पर भाषण दिया। वहाँ हिंदू सभ्यता, मतलब भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का गौरवगान किया था। 1 मई 1897 को इन्होंने इंडिया आकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1899 ईस्वी में अल्मोड़ा, उत्तराखंड में जगह है, वहाँ पर मायावती नामक स्थान पर ये बेलूर मठ की स्थापना करते हैं। देखिए, एक बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है, एक यहाँ पर अल्मोड़ा में है। पश्चिम बंगाल वाला जो बेलूर मठ है वो इसका रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हुआ करता था। 1899 में ये पुनः अमेरिका वापस जाते हैं और वहाँ कई सारे अपने जो केंद्र होते हैं उनको बनाते हैं। प्रबुद्ध भारत, जो कि अंग्रेजी की पत्रिका थी, और प्रबोधिनी ये बंगला भाषा में थी, नामक पत्रों का संपादन किया। इनका एक कोटेशन है कि मैं एक ईश्वर को मानता हूँ, मेरा ईश्वर दुखी, पीड़ित, हर जाति का निर्धन मनुष्य है। दूसरा ये कि मनुष्य जीवन ही एक धर्म है, मतलब मनुष्य जीवन ही एक धर्म है। धर्म क्या है? मनुष्य का जीवन ही एक धर्म है, यह बात को कहा था। तीसरा है, जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से पीड़ित हैं तब तक मैं उस व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जो उसके धन से शिक्षित होकर उनके प्रति थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि सबसे सरल तरीका है भगवान से भक्ति करने का। इनकी प्रमुख शिष्या थी मार्गेट नोबेल, जिनको हम सिस्टर निवेदिता भी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता विवेकानंद को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी। कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में। 1802 में इन्होंने भारत में अपना मुख्यालय अडयार, जो कि मद्रास में पड़ता है, वहाँ पर बनाया था। इनका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जरथुस्त्र धर्म, इन सब का पुनरुत्थान करना, इसमें सुधार करना। यह सोसाइटी कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। कर्नल अलकाट जो होते हैं, इसके जो संस्थापक होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है 1907 ईस्वी में। इसके पश्चात इसकी अध्यक्षता, इस सोसाइटी की अध्यक्षता एनी बेसेंट करती हैं। कौन करती हैं? एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट कहाँ से संबंधित थी? तो वो आयरलैंड से संबंधित थी। 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसमें भाग लेने चली गई थी, उसके बाद ही इंडिया वापस आ गई। कॉमनवील और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र एनी बेसेंट से संबंधित हैं, इन्होंने इनका संपादन किया था। 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन, मतलब कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन होता है, उसकी ये अध्यक्षता करती हैं। इस प्रकार से कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कहलाती हैं ये एनी बेसेंट। अगर हम बात करें कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तो वो थी सरोजनी नायडू, और पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, तो यहाँ भारतीय और पहली इसका अंतर आ रहा है। 1933 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। प्रार्थना समाज। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग द्वारा मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज की एक शाखा परमहंस मंडली, ठीक है, ब्रह्म समाज की एक शाखा थी परमहंस मंडली, जिसका गठन 1849 में किया गया था। इसी परमहंस मंडली से अलग होकर इस प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। महादेव गोविंद रानाडे एवं भंडारकर भी इस प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। इसके प्रमुख उद्देश्य थे जाति व्यवस्था को नकारना एवं विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। एम.जी. रानाडे, इनके बारे में भी यहाँ जान लेते हैं। 1942 ईस्वी में नासिक में, कहाँ पर? नासिक में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। इनको पश्चिमी भारत का सुकरात भी कहा जाता है। 1861 में विडो रीमैरिज संगठन की स्थापना करते हैं ये। पूना सार्वजनिक सभा एवं प्रार्थना समाज की स्थापना में इन्होंने सहायता की थी। साथ ही पंडित रमाबाई जो थी,
उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी और इस सदन की स्थापना करने में एम.जी. रानाडू ने उनका सहयोग किया था। यंग बंगाल आंदोलन, इसका संस्थापक हेनरी विवियन डेरोजियो था। हेनरी विवियन डेरोजियो कोलकाता के हिंदू कॉलेज में 1826 से लेकर 31 तक अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं। इनको भारत का राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। डेरोजियो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इस आंदोलन के अनुयायी जो होते थे उनको डेरोजियन कहा जाता था। मतलब इस आंदोलन में जो भी शामिल होता था उस व्यक्ति को डेरोजियन कहा जाता था। डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन, बंग हित सभा एवं डिबेटिंग क्लब, देखिए ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने इनकी स्थापना की थी। इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन, बंग हित सभा एवं डिबेटिंग क्लब। साथ ही इन्होंने कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का विरोध किया, प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया, प्रशासन का भारतीयकरण हो इसकी बात की तथा पश्चिमी शिक्षा पद्धति एवं नारी मुक्ति पर विशेष बल दिया। किंतु यह आंदोलन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक हैं, उन्होंने डेरोजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा एवं अपनी जाति का पिता कहा। इनको क्या कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने? आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत एवं अपनी जाति का पिता। इससे आगे जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उनको हम पार्ट 2 में जानेंगे। पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ेंगे उसको जान लेते हैं। देखिए, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन जैसे कि वहाबी आंदोलन, फराजी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, इसमें सैयद अहमद खान के बारे में जानेंगे। देवबंद आंदोलन सहारनपुर में हुआ था। अहमदिया आंदोलन, ये सारे इंपॉर्टेंट आंदोलन हैं, इनको हम अगले वीडियो में जानेंगे। साथ ही जाति सुधार आंदोलन, इनके क्या कारण थे? श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है, सत्यशोधक समाज, महार आंदोलन, ये सारे हम अगली वीडियो में जानेंगे। सिख सुधार आंदोलनों के बारे में जानेंगे, जैसे कूका आंदोलन, निरंकारी आंदोलन, सिंह सभा, ये सब हम सेकंड पार्ट में जानेंगे। और भी इसके अलावा अन्य जो प्रमुख आंदोलन होंगे जैसे वेद समाज, राधा स्वामी सत्संग जो होता है, इन सब के भी बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे पार्ट का जो वीडियो होगा उसका मैं लिंक इसी वीडियो में डाल दूंगा, जहां जाकर आप देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की मॉडर्न हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट खोलकर आप क्लास 16 का पार्ट 2 भी देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।